हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 5 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 4 सितंबर के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। और कल आपके एनडीए के जो एग्जाम हुए थे ना, एनडीए के एग्जाम में पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर के फंसे थे। मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी स्क्रीनशॉट के साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन एज इट इज आपके एनडीए एग्जाम में पूछे गए थे। और टेलीग्राम पर यदि आप फॉलो नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ऐप यदि आप लोगों के में होगा तो उसमें जाइए, कल्याणी मैम पीडीएफ ये सर्च कीजिए और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर हर दिन के करंट अफेयर की क्विज भी सॉल्व करवाती हूँ और पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत को अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत मिल गया है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की जो पहली एचआईवी वैक्सीन लॉन्च हुई है इसका नाम है क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। संसद टीवी जो कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, इसके जो सीईओ है उत्पल कुमार सिंह बने हैं। हालांकि ये लोकसभा के महासचिव हैं, एडिशनल चार्जेस संभालेंगे संसद टीवी के सीईओ का। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है सोथियारा, तदासी, बर्नाडेट मेड्रिड और गेरी बेनगेज को। ठीक है, और किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी का सीईओ बनाया गया? लक्ष्मण नरसिंघन को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यानी कि सितंबर 2022 में किस देश को पीछे छोड़ करके जो भारत है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो अभी हाल ही में रिसेंटली भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है और दुनिया की 5 टॉप 5 इकोनॉमी में भारत ने प्रवेश कर लिया है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए अब भारत आ गया है 5वें स्थान पर। देखिए किस कंट्री को पीछे छोड़ा है? ठीक है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, लेकिन इसके पहले 4 कंट्री जो है भारत के आगे ये है अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और 5वें स्थान पर भारत है। तो ये क्वेश्चन है जो देखो, हालांकि ट्रेड के बारे में यदि हम बात करें ना तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये भारत अभी रिसेंटली ब्रिटेन के साथ इसने शुरू की है। हालांकि ब्रिटेन का मैप मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 100% नहीं कह सकती कि कोई सा भी क्वेश्चन यूजलेस है, क्योंकि इस क्वेश्चन को चाहे तो आप वन लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं कि हाँ भारत टॉप 5 इकोनॉमी में प्रवेश किया और किसे पीछे छोड़ा है तो ब्रिटेन को। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। लेकिन ब्रिटेन का डिस्कशन आ ही गया है तो बीते 1 साल में जो जो चीजें भी हुई ब्रिटेन से रिलेटेड एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। जो चीजें आप भूल भी गए होंगे तो याद आ जाएगी आप लोगों को। देखो, और मैप दिखाने का मेन पर्पस यही है कि आप लोकेशन जान सके कि वह कंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड मैप में, और उसके फैक्ट भी मैं आप लोगों को लोकेशन के माध्यम से बता सकूं। जैसा कि मैंने कहा, भारत ने रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत की है किसके साथ? अमेरिका के साथ। मतलब कि सीमा शुल्क में काफी ज्यादा इसमें रियायतें मिलेगी दोनों ही देशों को। इसकी कैपिटल हो जाएगी लंदन। आप लोग कहते हैं कभी मैं यूके बताती हूँ, कभी ब्रिटेन बताती हूँ, तो देखिए बहुत बेसिक सवाल है कि 4 स्टेट है ना यहाँ, इन चारों को मर्ज करके ही संयुक्त रूप से यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिख भी देती हूँ। यूके में जो 4 स्टेट आते हैं, एक तो इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के बाद स्कॉटलैंड आप रिलेट कर सकते हो, फिर तीसरा यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो वेल्स, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना ये आयरलैंड है। तो इधर दक्षिण आयरलैंड है, इधर उत्तर आयरलैंड है, यानी कि नदर आयरलैंड। तो नदर आयरलैंड भी यूके का हिस्सा होगा, लेकिन ये याद रखेंगे जो दक्षिण आयरलैंड है ये यूके का हिस्सा नहीं। ये बेसिक चीजें हैं कि क्यों इसे हम यूके कहते हैं। कैपिटल लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन ये जल्द ही अपनी नई करेंसी है जो नई डिजिटल करेंसी ब्रिट का कॉइन है जो कि लाने जा रहा है। 2019 में ही ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जिसने की क्लाइमेट इमरजेंसी लागू की थी। 2 एक्सरसाइज है, एक तो अजय वॉरियर, दूसरा कोंकण, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में होती है। 2030 तक ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जहां पेट्रोल डीजल कारें पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। अभी तक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आप बोरिस जॉनसन पढ़ते थे, जो कि कुछ महीने पहले भारत के दौरे पर आए थे और इन्होंने यहाँ गुजरात में जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। लेकिन हो सकता है जल्द ही यूके के जो नए प्रधानमंत्री है ये भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन सकते हैं। चलिए अदर ऑप्शन को हम रिलेट कर लेते हैं। चाइना की मैं बात करूं
तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में काफी बार मैंने आपको बताया है कि भारत चौथे स्थान पर है और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर रहा है। अमेरिका के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखो, भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड व्यापार भागीदार देश आप इसे कह सकते हैं 2021 में अमेरिका रहा। इस मामले में अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ा है। जापान को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? देखो, यहाँ के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इनके भी हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई। मरणोपरांत इन्हें जापान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जाएगा और डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये जापान हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट है। अगला प्रश्न है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में जो एसबीआई है, इसने कैशबैक एसबीआई कार्ड लॉन्च कर दिया है और ये कंपनी ये दावा कर रही है, जो एसबीआई कार्ड उद्योग है, एसबीआई का ही एक ब्रांच आप कह सकते हैं, इसका ये पहला कैशबैक केंद्रित क्रेडिट कार्ड है, जो कि कार्ड होल्डर्स होंगे ना, इन्हें बिना किसी व्यापारी प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर 5% का कैशबैक अर्जित करने में ये सक्षम बनाएगा। एसबीआई की स्थापना 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। देखिए, जो एसबीआई है ना, इसने अपना पहला फ्लोटिंग एटीएम 2004 में केरल के कोच्चि से लॉन्च किया गया था। लेकिन रिसेंटली फ्लोटिंग एटीएम इसने कहाँ लॉन्च किया है? डल लेक में। डल लेक कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और योनो एसबीआई, ये एसबीआई की ही पहल है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगी? स्वप्ना बर्मन हो जाएंगी। 1 जुलाई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। एचडीएफसी बैंक की यदि मैं बात करूं तो एक हफ्ते पहले ये न्यूज आई थी कि एचडीएफसी ने अभी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। और ये मैं इतना इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करती थी कि किसी बैंक की यदि कहीं साझेदारी होती तो वो एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन नहीं, अब पूछे जा रहे हैं कि यदि बैंक किसी के साथ टाई अप करता है या कुछ इनोवेटिव आइडियाज या कुछ भी ऐसी पहले जो शेयर की जाती है इन बैंकों के माध्यम से, तो ये अपना आपके एग्जाम का पार्ट बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब मैं आप लोगों के लिए ऐड करना शुरू कर रही हूँ। एचडीएफसी बैंक की यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और शशिधर जगदीशन ये इसके सीईओ, मतलब कि एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन ये हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं एसबीआई के बारे में डिस्कस कर लिया है। पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है ये 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। और इसके जो एमडी सीईओ हैं, पंजाब नेशनल बैंक के रिसेंटली कौन बनाए गए थे? अतुल कुमार गोयल का नाम आप रिलेट कर सकते हो। फिर यदि मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई। देखिए, सारे बैंकों के फॉर्मेशन ईयर मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और संदीप बख्शी ये इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे। और आईसीआईसीआई इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि रिसेंटली इसने अभी 2 हफ्ते पहले ही रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त माह में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपीस हो गया है? तो पिछले महीने का डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें जीएसटी संग्रह है जो कि 28% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी अगस्त महीने में ही जीएसटी के कुछ डेटा रिलीज किए गए हैं। इसमें सरकार का खजाना और भी बढ़ा माना जा रहा है। जीएसटी कलेक्शन 80% बढ़ा है, बढ़ करके 1.43 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। और देखिए, जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं ना ये जीएसटी वगैरह के, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, इसमें आंकड़े आप लोगों को याद रख लेने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जीएसटी से लगभग हर ही एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न बनते ही हैं, तो इसके कुछ मैं आप लोगों को बेसिक जीके के प्रश्न रिलेट करा सकूं। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 2017 को ये भारत में लाया गया, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। इसे लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, 1954 में लाया गया। भारत में पहला राज्य जिसने की जीएसटी लागू की ये असम था। लास्ट कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, जिसने की अंत में लॉन्च किया यानी कि लागू किया। जीएसटी परिषद के प्रमुख हमेशा वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि निर्मला सीतारमन जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे और इसका हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली में हो जाएगा। अच्छा, यदि मैं पूछूं यह एग्जाम में पूछा जाए कि जीएसटी की सिफारिश किसने की थी, तो सिफारिश की गई थी विजय केलकर समिति के द्वारा। ठीक है। और जीएसटी परिषद जो संविधान संशोधन है ना, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं बता देती हूँ। किस संविधान संशोधन के तहत ये जीएसटी लाया गया?
संविधान संशोधन देखिए 101वां था, लेकिन ये जो बिल का क्रम था 122वां। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और यहां से यदि मैं पूछूं कि जो जीएसटी है किस तरह का कर है, तो ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, है ना। और क्या मैं बता सकती हूँ जीएसटी से रिलेटेड आप लोगों को? विजय केलकर समिति, ठीक है, बता दिया मैंने। इसके अलावा पंजीकरण, इसके जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, इसमें 15 डिजिट होती हैं। और बस इतना डिस्कशन काफी था जीएसटी से रिलेटेड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम संगीतकार ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है? तो अभी हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है। अब आप बोलेंगे ये कैसे क्वेश्चन मैंने ऐड किया? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि कभी भी 100% आप न्याय नहीं कर सकते कि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि भाई कनाडा का डिस्कशन आया तो ऑब्वियस है कि यहाँ से आप लोगों को जियोग्राफिकल पोर्शन स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि हम वर्ल्ड मैप में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कनाडा एग्जिस्ट करता है और रिसेंटली कनाडा में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी है जो कि हमें याद रखनी चाहिए। तो देखिए बेसिक बता देती हूँ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में 3 बड़े देश देखेंगे आप, तो कनाडा है, फिर यूएसए है और फिर मेक्सिको है। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको तीनों मैंने एक साथ कहा है, तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो अगले साल का यानी कि 2026 का जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा, ये कनाडा, यूएसए, मेक्सिको इन तीनों जगह होस्ट होगा, ठीक है। ये रिलेट कर लिया आप लोगों ने। तो कनाडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी कनाडियाई डॉलर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ग्रुप डी का सवाल बने थे, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। कनाडा और यहाँ यूएसए के बीच में एक रिवर है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसका नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर। प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ये कनाडा ही है। इसके अलावा आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला भी दुनिया का पहला देश ये भी कनाडा हो जाएगा। अब देखो कई ऐसी भारतीय शख्सियत है जिनका नामकरण है ना, इनके नाम से विदेशों में काफी जगहों के नाम या चीजों के नाम बदले गए हैं। जैसे कि इसराइल का जो तेल अवीव स्ट्रीट है, इसका नाम 2019-20 में बदला गया, इसका नाम टैगोर स्ट्रीट किया गया था। फिर इंग्लैंड में रिसेंटली अभी पिछले महीने का ही सवाल है, लिसेस्टर, कट नहीं किया है मैंने, लाइन खींच रही थी तो ये कट हो गया है। फिर आप बोलेंगे पीडीएफ में स्पष्ट समझ नहीं आता, इसलिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ। जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है ना, कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इसका जो नाम है बदला गया है, और बदला गया है मतलब कि इसका जो नाम है ये भारत के जो पूर्व क्रिकेटर है सुनील गावस्कर, इनके नाम पर रखा गया है। और फिर कनाडा का डिस्कशन हो गया। पोलैंड का ना एक शहर है जो वारसा, वारसा तो कैपिटल है। पोलैंड का एक शहर है व्रोकला, वारसा नहीं लिखना चाह रही थी मैं, यहाँ पे व्रोकला लिखना चाह रही थी। तो इस व्रोकला शहर में ना एक जो चौराहा है, चौराहे का नाम ये पिछले साल बदला गया था, और ये अमिताभ बच्चन जी के जो पिताजी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी जो इनके पिताजी थे, इनके नाम पर पोलैंड की एक सड़क का नाम रखा गया, व्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम इनके नाम पर। हाल ही में भारत में सुरक्षा के तहत अब कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो तेजस क्या है? तेजस जो है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ऐसे प्रश्न डेफिनेटली 100% एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल जब मैं आप लोगों को एनडीए का पेपर शेयर करूंगी ना, करंट अफेयर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी तेजस 1 की सफलता हुई, मतलब कि काफी सारे देश डिमांड भी कर रहे हैं। तेजस की अपार सफलता के बाद अब तेजस 2.0 पर वर्क किया जाना है। तो ये क्या है? हल्के लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो जाएगा। तो भारत के लिए तेजस 2.0 इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तेजस MK2 को मुख्य रूप से MiG-29, मिराज 200 और जगुआर जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों के एक ऑप्शन के रूप में देख रहा है। इसके लिए 2.0 का निर्माण है जो कि ये किया जा रहा है। हालांकि भारत में स्वदेश निर्मित जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी काफी सारी कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें कि फिलीपींस है जो ये भारत के साथ डील भी कर चुकी है इसे लेकर के। किसे लेकर के? ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। तो अच्छा ही है कि भारत अपने रक्षा उत्पादों के कारण चर्चे में है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा तरक्की भारत को मिल रही है। तेजस विमान की सवारी करने वाले या इसमें उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, ये आप याद रखेंगे। अब बाकी ऑप्शन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं?
स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात की जा रही है, तो यहाँ से आप लोगों को प्रोजेक्ट 75 याद आ जाना चाहिए, जिसके तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल है। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर, ये 6 हो गए। फिर कल ही मैंने बताया था कि भारत का जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है, स्वदेश निर्मित, इसका नाम क्या है? INS विक्रांत, ये हो गया। और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सूरत और उदयगिरी नामक 2 युद्ध पोत लॉन्च किया था। कल पेपर शेयर करूंगी, तब आप सोचेंगे कि ऐसे प्रश्न भी बनते हैं क्या, और विश्वास हो ही जाएगा आप लोगों को कंटेंट पर। तो सूरत और उदयगिरी जो चर्चे में थे, क्या थे? युद्धपोत। INS विक्रांत ये एक स्वदेशी विमान वाहक पोत है, और स्कॉर्पियन पनडुब्बी के नाम यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है? तो देखिए, इसमें से जो दिल्ली पुलिस है, इसने फॉरेंसिक जांच को लेकर के एक आदेश जारी किया है, और उन सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें कि 6 साल या उससे अधिक की कारावास की सजा हो सकती है। इसे आप चाहें तो वन लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। आज मैंने दिल्ली का मैप ऐड नहीं किया है, लेकिन कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल है, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के क्या हो जाएंगे? LG हो जाएंगे। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अभी हाल ही में यहाँ 7वीं नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की जो अध्यक्षता है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में ही है। इसके अलावा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अभी रिसेंटली अध्यक्ष समीर वी कामत बने, तो DRDO का भी अध्यक्ष हेडक्वार्टर यही हो जाएगा। कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया, यही स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित हो जाएगा। भारत का पहला जो रेलवे म्यूजियम है, ये भी दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वॉर मेमोरियल, ये ग्रुप डी का सवाल था, यानी कि भारत का पहला युद्ध स्मारक, ये यहीं स्थापित किया गया है। यहीं स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को फ्री करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी हो जाएगा। अभी NCRB ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर ये दिल्ली को ही बताया गया। और इसी NCRB ने ये कहा कि इसी NCRB ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि सुसाइड के मामले में सबसे ज्यादा केसेस कहाँ देखने को मिल रहे हैं? दिल्ली में। अरे माफ कीजिए, महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर दिल्ली है, लेकिन सुसाइड के मामले में, यानी कि आत्महत्या के मामले में जो राज्य टॉप पर है, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। गुजरात ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है। और आंध्र प्रदेश को आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इसने विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाया, ताकि ये 2027 तक सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बन सके। अब आपको बाकी के जो क्वेश्चन मिलेंगे, ये रिवीजन फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि कुछ भी कंटेंट रखने से अच्छा है कि आप लोगों का बेहतरीन तरीके से रिवीजन ही कराया जा सके। मैंने काफी ज्यादा स्क्रॉल किया कल, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने रखे हैं। स्टैटिक भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, बाकी 4 क्वेश्चन आपको रिवीजन के फॉर्मेट में मिल रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में अदिल सुमरीवाला बने हैं। इन्होंने नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया, क्योंकि नरेंद्र बत्रा ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और फिर ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा की बात हो गई। थॉमस बाक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, ग्रेग बार के लिए ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इस प्रश्न से केवल इतना ही डिस्कशन काफी था। और फिर चौथा ग्रैंड स्लैम है साल भर का, जो कि है US ओपन। कहाँ खेला जाएगा? न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर फ्रेंच ओपन होता है, जो कि क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर। फिर विंबलडन ओपन होता है, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और इसके बाद अंत में होता है US ओपन। US ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 5 कैटेगरी होती है इसमें, मेन सिंगल की, फिर वुमेन सिंगल की, फिर मेंस डबल की, वुमेन्स डबल की, और मिक्स डबल। ये 5 कैटेगरी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। तो पहले ये क्लियर कर दूं कि देखो, जो पहला आपका ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये फ्रेंच ओपन मेलबर्न में खेला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंच ओपन खेला गया, जो कि सेकेंड ग्रैंड स्लैम है फ्रांस के पेरिस में। तीसरा आपका ग्रैंड स्लैम विंबलडन खेला गया लंदन में। और अब चौथा खेला जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क ये USA का एक शहर है, जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें कि मैं आपको बता दूं, बीते जो 3 ग्रैंड स्लैम थे, इसके विजेता कौन थे? क्योंकि ये भी सवाल आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, मतलब हराया किसे ये पूछा गया, लेकिन ग्रुप डी ने ये NDA में पूछा गया।
ग्रुप डी में पूछा गया था कौन विजेता थे, और एनडीए में पूछा गया विजेता तो थे, किसे हरा करके विजेता थे। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन में और फ्रेंच ओपन दोनों में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलिया की जो एशले बार्टी है, इन्होंने वुमेन सिंगल का, और फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जो है पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है। और रशिया कजाकिस्तान की जो एलेना रायबाकिना, इन्होंने विंबलडन ओपन का जीता है। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने पुरुष सिंगल इसमें विंबलडन ओपन में जीता। याद रखना, विंबलडन ओपन चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना टूर्नामेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दिविता राय ने जीत लिया है। इसमें कि अन्य में प्रज्ञा अग्यरी ये मिस डीवा सुपर नेशनल रही, और ओजस्वी सर्मा मिस पॉपुलर चॉइस रही। और ये कर्नाटक की है दिविता रॉय। पल्लवी सिंह का क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कि जो पल्लवी सिंह है ये अभी हाल ही में मिस मिस क्या बनी थी, ये मिस यूनिवर्स डिवाइन, याद आ गया, मिस यूनिवर्स डिवाइन 2021 पल्लवी सिंह। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मतलब कि ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली ब्यूटी प्रतियोगिता है। 2021 का खिताब इन्होंने जीता। सिनी सिट्टी का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये इस बार की मिस इंडिया वर्ल्ड है, मतलब कि ये अब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो होगी ना भारत की, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला प्रश्न, आईडीएफसी बैंक ने अपना एमडी किसे बनाया? महेंद्र शाह को। और ये किसका स्थान लेंगे? सुनील कक्कड़ का। अन्य बैंकों में अतुल कुमार गोयल मैंने बताया है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हैं। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के हो जाएंगे, और दिनेश कुमार खारा चेयरमैन हो जाएंगे एसबीआई के। ठीक है, तो फिर मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ किया? तो ये गुजरात में किया। आज का सवाल है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के केसेस ये किस राज्य में देखने को मिले हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।